हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम पोएम 9 का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। सो आपने अगर पिछले पार्ट का वीडियो देखा है तो आपको पता है कि एंड में एक पायरेट घर में आता है, घर में घुसने की कोशिश करता है विंडो के थ्रू। एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या लिखा है स्टैंजास में। बेलिंडा paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehole. Belinda paled. पेल होने का मतलब है रंग उड़ जाना। जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, बहुत ज़्यादा अलार्म्ड हो जाते हो, तो जब आपका रंग उड़ जाता है जिसे हम कहते हैं, उसको पेल होना कहते हैं। और वो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। और मस्टर्ड क्या हुआ, भाग गया। तो उसका जो पेट मस्टर्ड है वो भाग गया विद ए टेरिफाइड येल्प। येल्प का मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट क्राई को आप कहते हैं, शॉर्ट क्राई ऑफ अलार्म इन दिस केस, क्योंकि वो एकदम अलार्म्ड हो गए कि ये कौन इंट्रूडर आ गया। एंड उसके पास 2 पिस्टल भी हैं। बट येल्प अगर आप पेन की वजह से भी चिल्लाते हैं तो उसको भी आप येल्प कहते हैं। तो इन दिस केस इट विल बी शॉर्ट क्राई ऑफ अलार्म, पेन नहीं बट अलार्म। तो एकदम डर गया था तो टेरिफाइड येल्प दिया उसने। एंड इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। सो इस लाइन में बहुत ही स्मार्ट यूज किया है पोएट ने वर्ड का ट्रिकल। सो इंक क्या हुई, छुप गई बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब उसको जहां सबसे नीची जगह मिली वो वहां जाके घुस गई। तो अगर आपको पता होगा, बिल्लियां जब भी डर जाती है तो कहीं भी सोफे के नीचे, टेबल के नीचे या बेड के नीचे से जाके अंधेरे में छुप जाती है कि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। तो इसलिए जो भी सबसे नीची जगह थी हाउस होल्ड की, वहां जाके वो छुप गई। एंड पोएट ने क्या वर्ड का इस्तेमाल किया है, ट्रिकल डाउन। क्योंकि उसका नाम इंक है तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया ट्रिकल डाउन, यानी वो बह के एकदम नीचे चली गई। सो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि वो भाग के चली गई, बट क्योंकि उसका नाम इंक है, उन्होंने उस कैट को एज अ लिक्विड इंक की तरह डिनोट किया और कहा ट्रिकल डाउन। सो इसे ये बहुत ही स्मार्ट यूसेज है क्योंकि उसका निकनेम इंक है, बट इसका सिंपल मतलब है कि शी रैन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, या मोर अप्रोप्रिएट स्नीक्ड, छुप गई जाके। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड। स्ट्रैटेजिकली मतलब बहुत अच्छे से प्लान करके चीज़ों को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो आप कहते हो स्ट्रैटेजी के साथ आपने कुछ किया, दैट इज स्ट्रैटेजिकली। माउस होल्ड कोई वर्ड नहीं है, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड माउस होल्ड, इट्स नॉट अ वर्ब। बट माउस होल्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे चूहे अपने बिल बनाते हैं, उस बिल को आप माउस होल्ड कहते हैं। तो माउस होल्ड होना मतलब कि वो चुपचाप से स्ट्रैटेजिकली अपने बिल में चला गया। तो ही वेंट टू हिज बरो और माउस होल इस केस में। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे उन्होंने सबको देखा, सबकी ब्रेवरी एकदम से खत्म हो गई, सब हेल्प चिल्ला रहे हैं, मस्टर्ड भाग गया, इंक भी कहीं जाके बॉटम में छुप गई, और माउस जो है चालाकी से वो कहाँ घुस गया, अपने होल में घुस गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, स्नॉटिंग लाइक एन engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. बट फिर कौन जंप किया? कस्टर्ड। तो सब भाग गए, बट जंप कौन किया? कस्टर्ड। स्नॉटिंग लाइक अ इंजन। स्नॉट करना यानी जब आप आवाज निकालते हो अपनी नाक से तो उसको आप स्नॉटिंग कहते हैं। नेजल वॉइस जब आपकी होती है, किसकी तरह? इंजन की तरह। इसका मतलब क्या हो गया कि वो आवाज निकाल रहा है अपनी नाक से लाइक एन इंजन, इंजन की तरह। इसका मतलब क्या हुआ, उसके वो एकदम अपना फायर तैयार कर रहा है मुंह में, और उसके नाक से भी वो धुआं निकल रहा है। जैसे इंजन से आवाज आती है, इस तरह से फिर वो फाइनली आवाज निकाल रहा है, मतलब वो रेडी हो गया है अटैक करने के लिए। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। क्लैश करना यानी स्ट्राइक करना, स्ट्राइक एंड प्रोड्यूस लाउड साउंड। तो किस तरह से आवाज निकाल रहा है अपनी पूंछ से, जैसे आयरन्स किसी डंजन में आवाज करते हैं। सो आई लाइक एन आयरन इन अ डंजन। डंजन क्या होता है? नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रिजन्स, स्पेशली पुराने जमाने में अंडरग्राउंड प्रिजन्स हुआ करते थे, उसे आप डंजन कहते हैं। एंड जिस तरह से आवाज आती है आयरन्स के टकराने की डंजन में, उस तरह की आवाज उसके टेल से आ रही, विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म। एंड वहां पे वो नॉइस को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्लैटर हो रहा है, क्लैंक हो रहा है, जैसे मेटल के साउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन चेन्स अगर जमीन से टकराती हैं या किसी प्रिजन के बार से टकराती है तो इस तरह की आवाजें आती है। सो क्लैटर एंड क्लैंक की आवाजें आ रही है। एंड जैंगलिंग हो रही है। स्क्वर्म, स्क्वर्म का क्या मतलब है? रिगल मूवमेंट।
या रिगलिंग मूवमेंट को आप स्क्वर्म कहते हैं। तो क्योंकि उसकी जो पूंछ है वो स्नेक लाइक है एंड स्नेक के कॉइलिंग मूवमेंट को आप रिगलिंग मूवमेंट या स्क्वर्म भी कहते हैं। तो उसके टेल के मूवमेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है एंड कैसे उसके मूवमेंट से ये क्लैटर और क्लैंक और इस तरह से जैंगलिंग नॉइजेस हो रही है। एंड इस तरह से जब भी आप नॉइज को, साउंड को कुछ वर्ड्स देते हैं टू गेट यू दैट फीलिंग, की वर्ड को सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसका साउंड कैसा होगा, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ओनोमेटोपिक वर्ड्स कहते हैं। सो इस तरह के वर्ड्स यूज करना टू डिनोट साउंड, किसी साउंड को डिनोट करने के लिए जब भी आप कोई वर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप विंड के हिसिंग साउंड के लिए आप यूज कर सकते हैं वुश। जब भी फॉर एग्जाम्पल कॉमिक्स आप पढ़ते हैं, अगर एक हीरो किसी विलेन को मारता है तो आवाज आती है बैंग या थंब, तो इस तरह के साउंड स्पेशली कॉमिक्स में बहुत यूज किए जाते हैं। तो इसे आपको इफेक्ट दिया जाता है कि कैसा साउंड आया होगा एंड इसे हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। एंड यहाँ पे पी और ई के बीच में ओ है, थोड़ी सी डिफिकल्ट स्पेलिंग है इसकी। एंड यहाँ पे ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। सो रॉबिन क्या है, रॉबिन एक तरह की बर्ड है, रॉबिन बर्ड बहुत पॉपुलर है एंड वो वर्म्स को खाती है। तो वो पायरेट की तरफ इस तरह से भागा जिस तरह से रॉबिन वर्म की तरफ भागती है, मतलब जिस तरह से वो प्रे करती है अपने वर्म्स पे, इस तरह से वो पायरेट के पीछे भागा। एंड यू कैन नोटिस कि यहाँ पे 2 लाइन्स में सिमिली का इस्तेमाल किया गया है, इनफैक्ट 3 लाइन में सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी उसको स्पॉट करना, सो यू हैव टू सी कि लाइक वर्ड कहाँ पे यूज किया गया है। तो ये स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ये उसकी जो आवाज आ रही है उसके नाक से, वो कैसी आवाज आ रही है, इंजन की आवाज जैसी आ रही है। सेकेंड इज क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, तो वहां पे इस तरह से उसने स्ट्राइक किया अपने टेल को जैसे आयरन स्ट्राइक होते हैं डंजन में, मतलब उसके टेल को आयरन लाइक मेटालिक जैसी वहां पे क्वालिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है। एंड द लास्ट इज ही वेंट एट द पायरेट, तो इस तरह से वो पायरेट की तरफ भागा जिस तरह से रॉबिन अपनी वर्म की तरफ भागती है। तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं सिमिलीज। जब आप सिमिलीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना बहुत आसान हो जाता है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets then but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. So पायरेट ने क्या किया, गेप किया। गेप करना यानी मुंह खुला रह जाता है जब आपका इन शॉक या एक्साइटमेंट, जब आप किसी चीज को देखते हैं तो उसको गेपिंग कहते हैं। सो लुक इन वंडर विथ माउथ वाइड ओपन। तो बेलिंडा के ड्रैगन को देख के बेसिकली वो शॉक हो गया, और उसके इस रूप को देख के कि उसके अंदर से इंजन जैसी आवाज आ रही है, मतलब फायर एकदम बॉईल हो रहा है उसके मुंह में, एंड इस तरह से उसका जो टेल है इस तरह की आवाजें कर रहा है जैसे कि वो मेटल चेन हो, एंड इसको देख के वो एकदम डर गया, वो गेप कर रहा है एंड वो रेडी हो रहा है। कैसे रेडी हो रहा है, वो गल्प कर रहा है, पी रहा है ग्रॉग। ग्रॉग एक तरह का एल्कोहलिक बेवरेज है यूज्ड बाय पायरेट्स। नॉर्मली सेलर्स या पायरेट्स इसको यूज करते हैं, उसको ग्रॉग कहते हैं। एंड कहाँ से निकाला उसने, पॉकेट फ्लैगन से निकाला। सो पॉकेट में रखे हुए कंटेनर, फ्लैगन का मतलब होता है अ कंटेनर टू होल्ड, तो एक तरह का अ काइंड ऑफ ए बॉटल। सो अपने पॉकेट में से उसने बॉटल निकाली जिसमें ग्रॉग पड़ी थी, उसको उसने पिया एंड उसने 2 बुलेट फायर किए, बट दे डिडंट हिट, बट वो उसे लगी नहीं। बेलिंडा के ड्रैगन को, कस्टर्ड को, एक बुलेट लगी नहीं एंड कस्टर्ड ने मौका देख के क्या किया, उसे गॉबल कर लिया। गॉबल करना यानी खा लेना। एंड गॉबल शब्द का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप पूरी तरह से खाने पे टूट पड़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है या आप एक ही बाइट में पूरी चीज़ को खा जाते हैं, तो उसको गॉबल करना कहते हैं। तो बेसिकली उसने एक ही बाइट में उसको पूरी तरह से सेलर को खा लिया, एवरी बिट, और सब कुछ उसने खा लिया। बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. बेलिंडा ने एम्ब्रेस किया उसे, मतलब उसे गले से लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड लिक कर रहा उसे। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और कोई भी शोक नहीं मना रहा पायरेट विक्टिम के लिए। सो विक्टिम कौन है यहाँ पे, पायरेट, उसे खा लिया गया है एंड उसके लिए कोई भी मोर्न नहीं करना। मोर्न मत करना यानी शोक मनाना। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, ग्ली मतलब हैप्पीनेस, खुश रहे होना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जब बहुत ज्यादा खुश होते हो आप तो आप उसको ग्ली स्टेट कहते हैं, बहुत ज्यादा खुश है वो। डिड गायरेट, गायरेट करना यानी गो राउंड, घूमना, घूमने को गायरेट करते हैं, कहते हैं। एंड किसके चारों ओर वो घूम रहे हैं, ड्रैगन के चारों ओर मस्ती में घूम रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मोमेंट को जिसने पायरेट को
खा लिया. But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. But अब क्या होता है जब ये मोमेंट चला जाता है, सो ये हीट ऑफ द मोमेंट था जब पायरेट आया एंड एकदम से खुशी आ गई क्योंकि सबकी जान में जान आई, तो उस मोमेंट में उन्होंने सेलिब्रेट किया कस्टर्ड को, उसे लिक कर रहे थे, उसके अराउंड घूम रहे थे. बट जब ये मोमेंट पास हो गया फिर वो क्या कर रहे हैं, मस्टर्ड जो डॉग है वो मस्टर्ड क्या बोलता है कि मैं दुगना ब्रेव होता, ट्वाइस एज ब्रेव होता अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं होता. फ्लस्टर्ड मतलब कंफ्यूज्ड होना. तो अगर मैं कंफ्यूज ना होता तो मैं जितना कस्टर्ड ब्रेव था उसका डबल ब्रेव होता. एंड फिर इंक बोलता है एंड ब्लिंक भी बोलता है कि हम 3 गुना ज्यादा ब्रेव होते हैं, हमें ऐसा लगता है, वी थिंक, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. ये सब उनके दिमाग में है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम 3 टाइम और ब्रेव होते हैं. एंड कस्टर्ड क्या बोलता है, आई क्वाइट अग्री, मैं अग्री करता हूँ तुम सबसे कि तुम सब मेरे से ज्यादा ब्रेव हो. एंड दिस इज अ वेरी की स्टेटमेंट. सो ऑफ कोर्स ये स्टैंजा 6 लाइन का है. दिस इज द ओनली स्टैंजा जहाँ पे 6 लाइन यूज की है पोएट ने. एंड AABB एंड CC, सो बेसिकली हर 2 लाइन आपस में राइम कर रही है, ये भी उन्होंने फॉलो किया है. बट ये जो 2 एडिशनल लाइन है ये फर्दर रिवील करती है कस्टर्ड की पर्सनालिटी के बारे में. तो जब मोमेंट आया जब सबको अपनी ब्रेवरी दिखानी थी तो सब भाग गए. अल्टीमेटली जो खुद को टिमिड समझता था, खुद को कमजोर समझता था, वो कस्टर्ड खड़ा हुआ एंड फाइनली उसने पायरेट को हरा दिया, उसे खा गया. बट ये सब होने के बाद भी जो लोग डर गए थे वो अब क्या बोल रहे हैं, अरे हम इतने होते, हम 3 गुना होते, हम 4 गुना होते. तो बेसिकली सब कुछ हवा में वो बातें वापस से करने लग गए. एंड कस्टर्ड जो है उन सब की बातों को मान रहा है. सो ऑफ कोर्स एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि वो सरकास्टिकली बोल रहा है, अरे हाँ हाँ तुम लोग तो सब मेरे से ज्यादा ब्रेव हो. एक होता है कि सरकास्टिकली वो बोल सकता है, बट हम आगे देखेंगे स्टैंजा में कि उसका एटीट्यूड सरकास्टिक नहीं था, वो इस तरह से मजाक नहीं उड़ाते उन तीनों का. वो एक्चुअली बिलीव करता है कि बाकी तीनों उससे ज्यादा ब्रेव है. इसका मतलब ये है कि कस्टर्ड को खुद पे विश्वास नहीं है. सो अगेन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है एंड जो भी ये कह रहे हैं वो मान लेता है, इवन दो सबूत सामने है, सब कुछ सबके आंखों के सामने हो रहा है, बट स्टिल वो खुद पे विश्वास नहीं करता है कि वो सबसे ज्यादा ब्रेव. बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट house with a little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. And यू कैन सी कि ये जो पूरा स्टैंजा है कंप्लीट रेपिटेशन है जो हमने स्टैंजा 1 में देखा था, बट यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है स्टिल यूज किया गया है. तो स्टिल का कहने का मतलब है कि सब कुछ हो गया उसके बावजूद सब कुछ सेम रहा. सो ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से सबका नजरिया बदलना चाहिए था, सब कुछ चेंज होना जाना चाहिए था, बट स्टिल सब कुछ अभी भी सेम है. ये बहुत ही की वर्ड है एंड ये दर्शाता है कि कुछ भी बदला नहीं है इन टर्म्स ऑफ उनका जो भी एटीट्यूड है. इस तरह से वो सभी साथ में रह रहे हैं, इस तरह से उनका पेट ड्रैगन भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड ऑफ कोर्स इस तरह से जब भी आप स्टैंजास इवन कंप्लीट लाइन की जगह कंप्लीट स्टैंजा रिपीट करते हैं तो आप एक इफेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सेम हो गया है, एज इट इज, लाइक बैक टू नॉर्मल. इवन दो इतनी बड़ी घटना घट गई है बट अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया, लाइक नथिंग एवर हैपेंड. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ bears and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. And again उस चीज को और ज्यादा फोकस देने के लिए नैश ने वापस रिपीट किया कि सब कुछ सेम है. बेलिंडा भी उतनी ही ब्रेव है, इंक एंड ब्लिंक भी उतने ही ब्रेव है, मस्टर्ड भी उतना ही ब्रेव है, और कस्टर्ड अकेला है जो एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है. अल्टीमेटली जो कॉवर्ड है वो कस्टर्ड है. इवन दो वो हीरो रहा, वो हीरो बना, उसने सबको बचाया, स्टिल ही इज नॉट अ हीरो, कॉवर्ड ही है. नाउ ऑफ कोर्स ये बच्चों की पोएम है, बट क्योंकि क्लास 10th में ये पोएम दी गई है तो हमें थोड़ा सा और मैच्योर वे में सोचना है इस पोएम के बारे में, ये पोएम ऐसे क्यों दी गई है एंड ये जो पोएट है वो बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं. आई मीन नॉर्मली जब भी हम बच्चों के लिए पोएम्स लिखते हैं, बच्चों के लिए स्टोरीज लिखते हैं, तो एक तो होता है ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, बट ऑफ कोर्स ये पोएम को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट है, बट इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, इनफैक्ट अगर आप इंटरप्रिटेशन लगाएं तो मे बी अप टू 6, जैसे यहाँ पे मैंने नोट किया है, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस उसमें एम्बेडेड है एंड ये इस कॉमिकल वे में बच्चों को सिखाने की कोशिश की जा रही है. सो पहला जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस किसके साथ इंपॉर्टेंट है? आफ्टर नोइंग योर ओन स्ट्रेंथ. तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की शक्ति पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे कस्टर्ड के साथ इशू क्या है? कस्टर्ड को खुद को पता नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है, वो इतना भयानक दिखता है,
वो इतना शक्तिशाली है, उसकी जो पूंछ है वो एकदम आयरन चेन जैसी है, उसके मुंह से आग निकलती है जो कि सब चीज़ को तबाह कर सकती है। वो एक ही बार में इस तरह के ह्यूमंस को खा सकता है। सो ऑफ कोर्स जब वो पायरेट को खा सकता है तो बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उनके सामने कुछ नहीं है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, बट उसको खुद को पता नहीं है कि वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है। एंड इनफैक्ट ये हमारे साथ भी लाइफ में होता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ हमें पता नहीं होती है कि हम किस में अच्छे हैं, एंड हम ज़्यादातर लोगों की बातों में आ जाते हैं। सो थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज इज डू नॉट बी अफेक्टेड बाय ओपिनियन ऑफ अदर्स। एंड कभी कभी हमारे सामने चीज़ें होती हैं, क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई एंड मैंने ऐसे पर्सन को दिखाया जो चाहता नहीं है कि मैं ड्राइंग वाले पाथ में आगे बढ़ूं, तो मुझे क्या बोलेगा, अरे कितनी बेकार ड्राइंग है। एंड हम इवन दो हमारे सामने वो ड्राइंग है, वो प्यारी सी ड्राइंग है, सुंदर सी ड्राइंग है, हम उसके ओपिनियन को मान लेंगे और फिर कभी ड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहाँ सेम कस्टर्ड के साथ हो रहा है। इवन दो उसने हरा दिया पायरेट को, 2 गन्स थे उसके पास, एक कटलेस था, इवन दो ये सब होने के बाद वापस बैक टू नॉर्मल हो गया, क्योंकि वो इन चारों की ओपिनियन में आ गया कि हाँ, हम ही ज़्यादा ब्रेव हैं, हम तुमसे 3 टाइम ब्रेव हो सकते थे अगर हम कंफ्यूज नहीं होते, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें खुद की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ पे, और जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो हम दूसरों की ओपिनियन से अफेक्ट नहीं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बुलीज की तरफ राइज अप होना चाहिए। राइज अप होना यानी हमें उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। तो बुलीज हमारी लाइफ में क्या करते हैं, हमें नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को घटाते हैं। तो बुलीज का सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में ये है कि वो हमारी कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, वो हमें नीचा दिखाते हैं, हमें हमारी टैलेंट्स पे डाउट करवाते हैं। तो इवन दो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आपकी कॉन्फिडेंस को घटाते घटाते कम्प्लीटली डिमिनिश कर देंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप पुलिस के अगेंस्ट खड़े होंगे तो आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो गलत है। तो यहाँ पे पुलिस फॉर एग्जाम्पल, ये चारों कस्टर्ड के लिए बुलीज है, इवन दो कस्टर्ड उनका पेट है, बेलिंडा का पेट है, एंड इस हिसाब से वो सब फ्रेंड्स भी होने चाहिए। बट आई थिंक एक और छोटा सा मैसेज यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है कि हमारे खुद के अपने लोग, बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हों या हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो, कभी कभी हमें बुली कर सकते हैं। एंड डिस्पाइट कितने भी क्लोज हो वो हमारे, हमें उनके अगेंस्ट राइज अप करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए नहीं, आप जो कर रहे हो वो गलत है। नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या हम कस्टर्ड को हीरो बोल सकते हैं। सो हीरो की डेफिनेशन क्या है, हीरो हम किसे बोलते हैं। सो हीरो ट्रेडिशनली हम टीवी में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं या स्टोरीज में पढ़ते हैं कि हीरो वो है जो विलेन को मार गिरा। सो ऑफ कोर्स इस डेफिनेशन के हिसाब से कस्टर्ड ने विलेन जो भी पायरेट है उसको मार गिराया एंड बेलिंडा और सारे पेट्स को बचा लिया। बट क्या सच में कस्टर्ड हीरो है? द लास्ट पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रेवरी कब जरूरत होती है हमें, एट द टाइम ऑफ फियर। सो एक इवन दो ये तीनों लोग बोल रहे थे कि हम इतने ब्रेव हैं, हम इतने ब्रेव हैं, इवन बेलिंडा भी बोल रही थी कि मैं इतनी ब्रेव हूँ, लेकिन जब जरूरत थी उस ब्रेवरी की, दैट इज एट द टाइम ऑफ फियर। तो आप ब्रेव तभी हो सकते हो जब फियर का माहौल, जब आप खुद डरे हुए हो एंड उस डर पे आप काबू करके आगे कुछ एक्शन लेते हो उस डर के खिलाफ। तो दैट इज व्हेन यू आर ब्रेव। आप ऐसी सिचुएशन में ब्रेव नहीं हो जब कुछ भी हो नहीं रहा आपके साथ। सो इन दैट सेंस कस्टर्ड इज डेफिनेटली ब्रेव, सो ही इज नॉट कॉवर्ड। तो जिस तरह से कस्टर्ड को कावर्ड बोला जा रहा था, ही इज डेफिनेटली नॉट ए कावर्ड, ही इज ब्रेव, दैट इज वेरी क्लियर। शायद उसको ये पता नहीं है कि वो इतना ब्रेव है, इसलिए वो केज की बातें करता रहता है, उसे खुद के स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस नहीं है। बट ही इज डेफिनेटली ब्रेव बिकॉज जब जरूरत पड़ी तब वो अपनी सारी लिमिटेशंस शायद उसको जो पता नहीं थी उसे ओवरकम करके उसने सबको बचाया। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि इवन दो ही इज ब्रेव, क्या वो हीरो है? सो ऑफ कोर्स ये एक ओपन क्वेश्चन है, इस पे आप आपस में डिस्कस कीजिए कि क्या हम कस्टर्ड को हीरो बुला सकते हैं। हीरो की क्वालिटीज क्या सिर्फ ब्रेवरी होनी चाहिए, हीरोज की क्वालिटीज में और क्या क्या आना चाहिए? सो आई थिंक बेस्ट एग्जांपल, अगर आप हैरी पॉटर मूवीज के फैन हैं तो उसमें कस्टर्ड को आप नेविल लॉन्ग बॉटम से कंपेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू सी हैरी पॉटर, उसको हीरो बुलाया जाता है, इवन दो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड वो नहीं है, सबसे ज़्यादा ब्रेव वो नहीं है, लेकिन इवन दो हीरो कहा जाता है उस पूरी सीरीज में। तो ऐसा क्यों है? तो आप डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना जो भी कंक्लूजन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, एंड आई वुड लव टू नो कि आपको क्या लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस पोएम के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।